और इलस्ट्रेशन 23 है, इसमें सारी ही चीजें हैं, ठीक है ना, जो बेसिकली मतलब एक क्वेश्चन में होती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आप लोगों को समझा दूं, ठीक है। इसके अपार्ट अगर आपको कोई डाउट रहता है, ये कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है नहीं, नेक्स्ट सेशंस में भी आप पूछ सकते हैं मुझसे। जैसे ये इलस्ट्रेशन नंबर 23 है, ये कहता है इशू एट प्रीमियम फॉर फ्यूचर एंड रेशियो ऑफ शेयर्स के बारे में ये बात करता है, ठीक। तो क्वेश्चन कहता है कि निधि लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, पेबल ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 इंक्लूडिंग 3 एज सिक्योरिटीज प्रीमियम, मतलब ₹3 का सिक्योरिटी है और ₹2 का आपका अलॉटमेंट है। देन ऑन बैलेंस जो भी रह जाता है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को पार्ट वाइज हम करेंगे। तो इसमें आपके सॉल्यूशंस भी हैं। तो इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड जनरल एंट्रीज है, और आप लोगों को सबको ये करने आती है, ठीक है। बहुत आसान है ये वाला। अगर किसी को डाउट हो कि कोई मतलब चीज कैसे आ रही है, तो यू मैं आस्क यू, ठीक। तो सबसे पहली जो एंट्री होती है वो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन होती है, जिसमें हम ₹10 के हिसाब से, मतलब जो एप्लीकेशन आई है वो 2,50,000 की, नीचे देखेंगे अगर आप दूसरे पैरे में, तो वो कहते हैं कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल द प्रोस्पेक्टस प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ पार्शियल अलॉटमेंट करना है, मनी रिसीव्ड इन एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन पे हमारा मनी रिसीव होगा एक्सेस में, वुड बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। सबसे पहले उसको एडजस्ट किया जाएगा अलॉटमेंट के रूप में, ठीक है। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन 2,50,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। इसमें से 50,000 जो शेयर्स थे उसको हमने रिजेक्ट कर दिया है, वर रिजेक्टेड आउटराइटली, एंड अदर एप्लीकेशंस वर अलॉटेड, और प्रो राटा के बेसिस पे हमने बाकी की एप्लीकेशन को अलॉट कर दिया, ठीक है नहीं। तो ये थोड़ी सी प्रोसेस में आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। बेसिकली क्या होता है कि किसी भी कंपनी में हम सबसे पहले लोगों से ये कहते हैं कि आप हमारी कंपनी में अप्लाई कीजिए, ठीक है नहीं। तो एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन हम हर किसी को शेयर जो होते हैं, जो लोग अप्लाई करते हैं, देते हैं, क्योंकि हम ये भी तो देखेंगे कि कौन लॉयल है हमारी कंपनी के लिए, कौन सही रहेगा इन फ्यूचर में। अब मान लीजिए कोई मतलब बदमाश है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके शेयर मतलब हमने उनको शेयर अलॉट कर दिया और वो आगे जाके फिर दिक्कत करते हैं, ठीक है ना, प्रॉब्लम की वजह से हो जाए। लेकिन अगर हमें नॉलेज है कोई ऐसा मतलब व्यक्ति है, इंडिविजुअल है या कोई भी है, कंपनी है सही नहीं है, ठीक है नहीं, उनको अलॉट कर दिया तो हमें फिर आगे परेशानी आ सकती है। तो कंपनी इसी चीज के लिए प्रोराटा बेसिस को यूज करती है, ठीक। तो अगर हमने 1 लाख के मंगाए हैं तो वो 2,50,000 के आ गए, मान लीजिए ₹2.5 लाख के, ठीक है ना। इसमें से 50,000 जो शेयर्स थे वो हमने तुरंत ही उसको रिजेक्ट कर दिया, उसमें तो हमें अलॉट ही नहीं है। तो 1 लाख जो शेयर्स थे उनको हमने टोटली, मतलब जो 1 लाख जिन्होंने शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको प्रोराटा बेसिस पे 2 लाख, जो मतलब 2 लाख शेयर जो आए थे उनको 1 लाख शेयर हमने अलॉट किया, ठीक। तो सबसे पहला जो आएगा 2,50,000 की एप्लीकेशन आई थी, तो पूरा ही पैसा आएगा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ₹10 लाख से, ठीक है या नहीं। ये समझ में आ गई है एंट्री सबको, कोई डाउट तो नहीं है। देन वी हैव शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है या नहीं, ₹10 लाख से तो इक्विटी, वो कितना, ₹1,000, ठीक है नहीं, सॉरी ₹4 लाख, ₹4 के हिसाब से 1 लाख इक्विटी शेयर, ₹4 लाख का। देन शेयर अलॉटमेंट में जो पैसा जाएगा वो ₹4 लाख का जाएगा, ठीक है। और बाकी जो हमने रिजेक्ट कर दिया था पैसा, क्योंकि ₹2 लाख का बाकी एडजस्ट करेंगे हम अलॉटमेंट में, तो जो बाकी पैसा बच जाता है बैंक अकाउंट वाला वो ₹2 लाख का हो गया, ठीक है नहीं। तो ये पूरा टोटल ₹10 लाख हो जाता है। नीचे बोला भी है, आप देख सकते हो कि बीइंग द एप्रोप्रिएशन ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी, इक्विटी शेयर पे ₹4, ₹1 लाख के हिसाब से। देन जो रिफंड पैसा पैसा करा है वो हमने ₹50,000 के हिसाब से, चार मतलब 50,000 शेयर के ₹4 किए हैं, तो वो ₹2 लाख का हो गया। इस एंट्री में यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है दोनों में, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम। अगर हम बात करते हैं फिर हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में आप ऊपर देख सकते हैं कि ₹5 का अलॉटमेंट है, जिसमें ₹3 का सिक्योरिटीज है और ₹2 का अलॉटमेंट। तो ये आता है आपका शेयर अलॉटमेंट 5 लाख। तीन दो जो आता है वो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ₹2 लाख से आ जाएगा, और बाकी जो पैसा बचता है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ₹3 लाख से आ जाएगा, ठीक है या नहीं। तो ये टोटल आ जाता है आपका ₹5 लाख, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एंट्री के लिए जाते हैं।
अब वो ये है कि इसकी एंट्री जब हम करेंगे, लेकिन नीचे अब इसके लिए अगर आगे हमें प्रोसीड करना है तो उसके लिए हमें और आगे क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एप्लीकेशन वर अलॉटेड शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस तक हमारा हो चुका था क्वेश्चन। अब उसके आगे कहता है द कंपनी रिसीव्ड ऑल मनीज ड्यू ऑन अलॉटमेंट। सारे पैसे जो है वो रिसीव कर चुके हैं। सिर्फ एक शेयर होल्डर जो है जिन्होंने 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ठीक है नहीं, वो अपनी अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दे पाए, तो हमने उनके शेयर को फोरफीट कर लिया, ठीक है या नहीं। अब ये कहता है आगे, तो हमने उनके शेयर को क्या कर लिया, फोरफीट कर लिया। अब इसको समझने के लिए हमें प्रोसेस में जाना पड़ेगा कि 2000 जो शेयर है हमारे, जिन्होंने जो 2000 के लिए शेयर के लिए अप्लाई किया था, उनको हमने शेयर अलॉट कितना किया होगा। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2 लाख की अगर एप्लीकेशन आई थी तो हमें 1 लाख रुपया देना था। तो यहाँ पर 2000 जो शेयर है, तो हमने उनको बेसिकली सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि 1000 शेयर हमने उनको अलॉट किया होगा, ठीक है नहीं। आप उसके लिए नीचे भी आ सकते हैं, एक वर्किंग नोट दिया गया है, कहता है कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है, जिसने मतलब आगे के पैसे नहीं दिए हैं हमें, मतलब अलॉटमेंट और एप्लीकेशन मनी के पैसे नहीं दिए हैं, उसके बारे में बात करें। शेयर अप्लाइड उन्होंने किया था 2000 के लिए, हमने जो शेयर अलॉट किए हैं उनको 1000 प्रोराटा बेसिस पे, आपको पता ही है। देन शेयर एप्लीकेशन मनी पेड बाय, तो उन्होंने पे कितना किया हमें, 2000 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन पे 4 रुपए, 8000 रुपए, यानी जो एक्सेस एप्लीकेशन है 4000 रुपए का, मतलब जो हमें एक्सेस पैसा आया है वो 4000 रुपए का आया है यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो अब यहाँ पर जो पैसा है बैंक अकाउंट टू कॉल सिनेरियर, आप कॉल सिनेरियर यहाँ पर 1000 दिखा रहा है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट वर्किंग नोट 1 एंड 2 दोनों को फॉलो करना है। अब आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे जरा, सेकेंड वाला जो है हमारा कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी की कैलकुलेशन होगी, ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू थी मतलब हमने कॉल उनको बोल दिया था अलॉटमेंट के लिए, बट वो पैसा आया नहीं, ठीक है। तो अलॉटमेंट मनी इक्विटी शेयर पे 1000 के हिसाब से 2000 आया, सिक्योरिटीज प्रीमियम का 3000 रुपया आना था, मतलब टोटल 5000 रुपया। लेकिन एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी आई है हमारे पास, 2000 रुपए, और सिक्योरिटीज प्रीमियम 2000 रुपए। तो टोटल ये आता है ऊपर 5000 रुपए और नीचे आता है आपका 4 अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट पेड, जो पैसा मतलब पे नहीं किया उन्होंने, तो 5000 रुपए, मतलब उनके 5 आने थे, 4 ही आए, तो एडजस्ट कितना हुआ 1000। देखो 4 ऊपर है, जो एक्सेस एप्लीकेशन हुआ तो 4000 ऊपर वाला, ठीक है नहीं, उसको यहाँ पर आगे एडजस्ट कर रहे हैं, तो कितना रह गया, 1000 रुपया रह जाता है, जबकि आना कितना था अलॉटमेंट पे 5000 रुपया, ठीक है नहीं। तो 1000 रुपया ये जो आप देखेंगे कॉल सिनेरियो वाला, ये 1000 वही है, बैंक अकाउंट 99, ठीक है नहीं, 99,000, कॉल सिनेरियो 1000, और शेयर अलॉटमेंट वर्किंग नोट 1 एंड 2 से 1 लाख रुपया, ठीक है नहीं। आई होप सो के सबको समझ में आया होगा। 1 मिनट में ज्वाइन कर लेता हूँ, मतलब एंट्रीज में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं। फिर हमारा आगे कहता है ये कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, उसके बाद जो रह जाता है सीधा का सीधा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रह जाती है आपकी 4 रुपए की। तो 4 रुपए के हिसाब से 1 लाख इक्विटी शेयर, तो ये शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो आ जाती है वो आपकी 4 लाख रुपए की आ जाती है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो आ जाता है वो आपका 4 लाख रुपए का आ जाता है। टोटल 4 वहां और 4 यहाँ, 4-4 लाख रुपए का, ठीक है नहीं। उसके बाद हम अगर देखेंगे तो बैंक अकाउंट आपके 3,96,000 में जो पैसा जाएगा वो 4000 रुपए, क्योंकि 1000 शेयर हमने अलॉट किया, ये जो दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर, ठीक है नहीं, 396 और 4, 1000 रुपया और 4 रुपए के हिसाब से वो हो जाता है टोटल 4000, ठीक है नहीं। और 4 लाख रुपए जो वो हमारा बैलेंस जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो हमारा आना था, तो 4000 कॉल सीन एरियर आ गया। आई होप सो के शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट तक किसी को डाउट नहीं होगा, आपने 12th लेवल पे इसको किया ही है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जो कंपनी कर रही है। बेसिकली एक कंपनी में क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको मतलब थोरेली समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। वो ये है कि एक कंपनी में जब आप एप्लीकेशन दे देते हैं, उसमें जो शेयर अलॉट किए जाते हैं आपको, उस अलॉटमेंट में बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि किसी कंडीशन इन फ्यूचर किसी की कंडीशन ऐसी हो जाए कि वो पैसे को ना दे पाए, जैसे अलॉटमेंट नहीं दे पाए। एप्लीकेशन पे तो वो देगा क्योंकि एप्लीकेशन जो करेगा उसको हम अलॉट करने हैं, लेकिन आगे की जो पैसे की है वो नहीं हो पाए, जैसे फर्स्ट कॉल नहीं दे पाए, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल नहीं दे पाए वो। तो ऐसे केस में हम क्या काम करते हैं, अब हम वो नहीं दे पा रहा,
उस शेयर होल्डर का हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम क्या काम करते हैं, उसने जो पैसे दिए हैं उस पैसे को हम फोरफीट कर लेते हैं। ये कंपनी का एक प्रोसेस है, ठीक है नहीं, और ये लीगल है बिल्कुल, ठीक, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो बेसिकली लीगल ही होगा। ये भी है, ये सारा कंपनीज अकाउंट के हिसाब से होता है, ठीक। क्योंकि हम उसके शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं, तो अब वो शेयर हमारे रह जाते हैं। अब वो शेयर हम किसी और को बेसिकली क्या करते हैं, मतलब अलॉट करते हैं। उससे फिर एप्लीकेशन मनी कुछ ले लेते हैं, फिर उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और उससे अपना कुछ प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। ये पूरी की पूरी कंपनीज अकाउंट की क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है नहीं। तो आपको फर्स्ट एंड फाइनल गोल तो समझ में आ ही गई होगी यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा सा मतलब टफ हो जाता है, वो यही है कि हम जो शेयर फॉरफिट किया है हमने, ठीक है, उसको री इशू करने वाले हैं, क्योंकि ये री इशू ऑफ शेयर्स की भी एंट्री है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो कहते हैं आउट ऑफ द कंपनी री इशूड 600 शेयर। 6 शेयर उन्होंने क्या कर दिए, री इशू कर दिए एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर शेयर, 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से। Fully paid up, you are required to report the about transaction in the journal and prepare share forfeiture account and capital reserve account. कैपिटल रिजर्व अकाउंट आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज है, वो ये है कि यहाँ पर इन्होंने एक प्रोसेस करके दिखाया है। अगर नोट नंबर वर्किंग नोट में 3 में देखेंगे आप, टोटल मनी जो ड्यू रह जाती है, जो मैंने आपको बता दिया था नॉर्मली, ठीक है नहीं, आपके समझ में आ भी गया होगा। टोटल अमाउंट ड्यू जो रह जाता है 1 लाख रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के 5 लाख, एक्सेस मनी जो 4 लाख, बैलेंस रह जाता है 1 लाख। क्योंकि 1,000 रुपए के पैसे हमारे पास नहीं आए, तो अलॉटमेंट मनी रिसीव जो हुई है एग्जैक्टली में 99, मतलब 99 की हुई है, ठीक है। वो जो पैसा ऊपर आया था वो यही वाला था, बैंक कॉल सिनेरियो वाला, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो 10,000 रुपए सबसे पहले आप देख रहे होंगे उसमें 1,000 के हिसाब से, ठीक है नहीं, 10 रुपए के 10,000 रुपए के हो गए टोटली, ठीक। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में हमें 3,000 आने थे, लेकिन वो एडजस्टमेंट से कितने आए, 2,000 रुपए आ पाए। तो 1 मिनट में ज्वाइन कर लेता हूँ, देखिए जरा। उसके बाद हम इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 3,000 माइनस 2,000 1,000। अब ये 3,000 और 2,000 रुपए कहाँ से आ गए, तो 3,000 रुपए सबसे पहले, 2,000 रुपए तो आपको पता है कि प्रीवियस 4,000 रुपए के लिए, मतलब हम जो उसका एक्सेस पैसा है 4,000 रुपया, वो 2,000 रुपया कहाँ यूज करने वाले हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम में, क्योंकि बेसिकली 5 का था, 1,000 रुपए का हमारा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। 3,000 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम आना था, आया कितना, 2,000 रुपया, ठीक है नहीं। तो टोटल कितने हो गए, 10,000 1,000, टोटली 11,000। उसके बाद टू शेयर फॉर फ्यूचर में अगर आए और टू कॉल्स इन एरियर्स में आए, तो टोटली कॉल्स इन एरियर का पैसा कितना बनता है, तो इसको ना आप मतलब कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और बेसिकली ऊपर अगर आप एंट्रीज कर चुके हैं तो वहां से भी निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले कॉल्स इन एरियर में आप देखेंगे 4,000 यहाँ पर है आपका ये वाला, देन वी हैव 1,000 ये रहा, ठीक है नहीं। ये दोनों मिला के आपके हो जाते हैं 5,000 कॉल्स इन एरियर, मतलब एग्जैक्टली ये कि जो टोटली पैसा नहीं दे पाए हैं वो 5,000 रुपया नहीं दे पाए कॉल्स इन एरियर्स का, मतलब 4,000 रुपया वो और 1,000 रुपया वो, बाकी पैसा तो वो उन्होंने उनसे हमने एप्लीकेशन पे ले ही लिया था, है कि नहीं। तो कॉल्स इन एरियर 5,000, बाकी जो शेयर फॉर फ्यूचर आ जाता है, उनके पैसे जो मतलब हमने फॉरफिट किए हैं वो 8,000 माइनस 2,000, 2,000 कौन से वाले हैं भैया, ये 4,000 रुपए बेसिकली थे, 2,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम के, 2,000 अलॉटमेंट वाले बच जाते हैं, और उनकी जो मतलब उनका जो पैसा आया था टोटली 8,000, तो बचता कितना है, 8,000 माइनस 2,000, यह आ जाता है आपका 6,000 रुपया। तो टोटली ये होता है 11,000, दोनों क्या हो गया हमारा एडजस्ट हो गया। यहाँ पर बिग फॉर फ्यूचर ऑफ 1,000 शेयर ऑन विच 6 पर मतलब 6 रुपीज पर शेयर हैज बीन रिसीव्ड फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 2,000 फॉर सिक्योरिटीज। यहाँ पर जो पैसा आया है वो 1,000 रुपए पर शेयर के हिसाब से 6 रुपए का, 6 एक मतलब ये हो गया 6,000 का टोटल, और 2,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम का, तो टोटल 8,000 रुपया, मतलब 8,000 रुपया हो जाता है। वो पहले वाले में मतलब दो बेसिकली मतलब 6 रुपए का तो आपने बेसिकली फॉरफिट कर लिया ना, उसका 6 रुपए का जो पैसा था जो वो दे चुके थे, ठीक है नहीं ऑलरेडी, और 2,000 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम वाले। अच्छा, मुझे कोई ये बताएगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का करते क्या है, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बनाते क्यों है, हम कोई बता सकता है मुझे, क्या यूज होता है इसका भाई, साफ नहीं कोई जरूरत क्या देखो। मुझे बता सकता है ये बात कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बेसिकली दोनों अभी तरफ से बैंक को सब है ना। मेंटेन करना होता है। अच्छा गूगल नहीं करे आप,
फिर दिक्कत है। ऐसे ही बता रहे हैं। ये फिर मैंने आपको टू आइडिया दे सिक्सटी दिया। फोर है ना, कोई बता सकता है वहाँ पे कि दिखा रहा यूज है करते हैं 200 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अलग ही का? दिखा रहा है। तो हम 280 बिल काटेंगे ना, 280 प्लांट है ना, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी एक्सेस है। मनी जो आप ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं? आप सब सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, ठीक है, और आप लोगों ने कंपनीज अकाउंट पढ़ लिया आप सबने, या अभी नहीं पढ़ा है? कंपनीज लॉ, सॉरी, कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ आप सब पढ़ चुके हैं? फ्री होगा तो देख लेंगे, ठीक है। हेलो, नहीं, अच्छा, ओगाटा वाला बिल ले तो लेंगे ना। आप मुझे बताइए इसके अंदर की नहीं सिक्योरिटीज लेगा। प्रीमियम तुम बता आप देंगे इंग्लिश में इंडिविजुअली बोल कल ही सकते तो हैं, ऐसी बताए कोई थे। बात कब नहीं बताया, है, किसको ठीक बताया? है, नहीं बता आज सकते का हैं तो कि सुबह क्या है क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक। तो बताइए जरा मुझे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्यों बनाया जाता है, थोड़ी सी मुझे नॉलेज भी है ना, कर देता क्वेश्चन हूँ। तो हमें करना है। It is a type of बताइए। proof. It is type of provision that is used for future use. दैट इज यूज्ड फॉर फ्यूचर यूज। Yes. Like अच्छा, when insufficient of funds, maybe. अच्छा, इनसफिशिएंट ऑफ फंड्स रहता है तो उसके लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, ओके। और भी कोई जवाब दे सकता है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है ना? बताइए और कोई मुझे कि किस लिए यूज करेंगे इसका, इसका क्या यूज होता है। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक बात, कि आप लोगों ने क्या कॉर्पोरेट लॉ पढ़ लिया है पहले? On a daily basis. प्रिलिमिनरी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होता है वो डेली बेसिस पे होता है हमारा। मतलब क्लास नहीं है तो इस वजह से थोड़ा सा है, मतलब जब क्लास में बेसिकली रहते हैं तो वो सामने सामने हो जाता है, बट आप लोग वैसे बोल सकते हो माइक ओपन करके, ठीक है या नहीं? मुझे बताइए जरा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किस लिए यूज किया जाता है, क्या होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कोई बताएगा मुझे? That expenses for daily uses. डेली यूजेस जो होता है एक्सपेंसेस का वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है या नहीं? ओके, और कोई बताना चाहता है मुझे कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में? नहीं, देखिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का मैं ही बोल लेता हूँ, अगर आप सब नहीं बोल रहे, नहीं बता रहे मुझे तो। Preliminary सिक्योरिटीज, हाँ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, बताइए। तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे यूज होते हैं एक्सपेंसेस। हाँ, अब इतनी देर में बोला है आपने। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर जो यूज होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं वो डेली बेसिस के खर्चे नहीं होते। ये कौन से खर्चे हैं बेसिकली? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के खर्चे वो ये हैं जब आप कंपनी को बना रहे थे, मतलब जब, तभी तो मैंने बोला आपने कंपनी लॉ पढ़ा है या नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा था। और ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, अगर आप कंपनी लॉ पढ़ लेते हैं या कॉर्पोरेट लॉ पढ़ लेते हैं तो उसी के बेसिस पे होता है। तो ये जब आप प्रोसेस लॉजिकली समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चंस तो आपको ऐसा लगेंगे जैसे ये सब कुछ है ही नहीं क्वेश्चंस, ठीक है नहीं? मैं इस वजह से समझा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली ये सब क्या होता है, ये प्रोसेस क्या होती है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि आप जब कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे थे, मतलब पहले कंपनी को बना रहे थे, उस वक्त कंपनी को बनाते वक्त जो आपने खर्चे किए, वो सारे खर्चे जो होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। मतलब जो प्रमोटर होता है वो बेसिकली कंपनी को बनाता है, ठीक है ना? और प्रमोटर अब कहीं जा रहा है, कहीं मीटिंग हो रही है, इन सब के जो खर्चे हैं, जब अभी कंपनी बनी भी नहीं है और उससे पहले ही खर्चे स्टार्ट हो गए, अब ये खर्चे एडजस्ट कैसे होंगे? अब मान लीजिए ये टोटल खर्चे मिला के हो गए 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, अभी कंपनी बनी नहीं है, 1-2 रुपए की भी नहीं हुई और 25 लाख रुपए के खर्चे हो चुके हैं। अब मान लीजिए कंपनी का फर्स्ट ईयर है, उसमें कंपनी ने टोटल बनाया ही 5 लाख रुपया, मतलब प्रॉफिट का गेन ही किया 5 लाख रुपया, तो उसको एडजस्ट कैसे करोगे एक्सपेंसेस को? तो वो स्लोली स्लोली, मतलब ईयर्स में एडजस्ट होता है, इसका पूरा प्रोसेस है। वो कॉर्पोरेट लॉ आप जब पढ़ते हैं उसको, उसमें पूरी प्रोसेस ये दी गई है कि कैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को कंपनी एक्सेप्ट करती है, फिर ये कैसे होता है, प्रमोटर को बोला जाता है, ये सारी चीजें। वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से एडजस्ट किया जाता है। समझ में आ रही बात या नहीं? इसी वजह से सिक्योरिटीज प्रीमियम, और भी चीजें हैं जैसे आपने कहा फ्यूचर के भी खर्चे हो सकते हैं, और भी खर्चे हो सकते हैं जिसको हम मतलब इससे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है नहीं? इस वजह से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बेसिकली बनाया जाता है। कंपनी बेसिकली ऐसा कब करती है? आप प्रीमियम पे पैसा
मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा आप देना क्यों चाहोगे? कोई एक्स्ट्रा पैसा क्यों देना चाहता है? जब कंपनी अपने आप को बिल्डअप कर लेती है, जब उसकी मार्केट में गुडविल हो जाती है, तब वो ज्यादा पैसा आपसे मांगती है। ठीक है नहीं? इसे ही कहा जाता है, इसी वजह से यूज होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, होप सो कि आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है यहाँ तक तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बता दीजिए मुझे अगर किसी को कोई डाउट है तो। में हमें बोला गया था बेसिकली कि आउट ऑफ द 450 शेयर्स द कंपनी री इश्यू, जो हमने री इशू कर दिया है वो 600 शेयर्स री इशू कर दिए हैं, और इसका जो रेट था वो 8 रुपीज पर शेयर के हिसाब से था। ठीक है नहीं? तो आप 8 की अगर 600 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 4800, तो जो बैंक अकाउंट में आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है या नहीं? दिख रहा है आप सबको? ठीक, ये यहाँ देखिए जरा 4800 ये वाला। ठीक, उसके बाद अगर आप देखेंगे बैंक अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में 1200 और इक्विटी शेयर कैपिटल में 6000, मतलब बेसिकली जो फॉर फ्यूचर वाला आपका पैसा आया है वो 6000, 4800 आपको रिसीव्ड हो गए। तो आपको जो बेसिकली, ठीक है या नहीं, जो फॉर फ्यूचर अकाउंट में पैसा आया वो 1200 आया है। अब सब यहाँ पर ये कह रहे होंगे कि सर फॉर फ्यूचर में तो 1200 आया है, लेकिन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में 2400 रुपए कैसे आ रहे हैं? ठीक है नहीं? तो उसके लिए कैलकुलेशन होती है, आप लोग जानते होंगे बेसिकली, मतलब जब आप 12th लेवल पे करते होंगे, ये अक्सर आपका नहीं आता होगा। ठीक है नहीं? लेकिन इसके अंदर ये जो होता है वो ये होता है, ये एडजस्टमेंट लास्ट में देखिए, कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑन इशू से, जो आपने री इशू किया है उसमें आपने गेन कितना कर लिया, बेसिकली जो आपने एग्जैक्टली गेन किया है 6000 रुपए, 600 शेयर्स थे। ठीक है या नहीं? डिवाइडेड बाय में 1000 शेयर्स। ठीक, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ कितना शेयर इशू किया है, 600 ही तो किया है बस। ठीक, तो एग्जैक्टली में जो उसकी कैलकुलेशन होगी वो 600 के हिसाब से होगी, और 1000 मतलब 1000 से उसको आप डिवाइड करेंगे और माइनस करेंगे 1200 कौन सा वाला? फॉर फीचर, जो आपको बेसिकली वहां क्या हो रहा था? लॉस। तो आपने जो यहाँ गेन किया बेसिकली 3600 रुपए, ये 6000 इंटू में 600 डिवाइडेड में 1000 करेंगे तो ये आएगा 3600, उसमें से माइनस करेंगे फॉर फीचर वाला पैसा 1200 जो आपका ऊपर आया है, तो 3600 माइनस 1200 कितना आया? 2400 रुपया। ठीक है नहीं? तो यहाँ जो पैसा आपका कैपिटल रिजर्व में आ रहा है, सॉरी, ठीक है नहीं, वो आ रहा है आपका बेसिकली 2400। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया था शेयर फॉर फ्यूचर, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है, आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर चुके हैं, और उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट और कैपिटल रिजर्व अकाउंट बनाना है। इसमें कुछ नहीं होता, एक लेजर अकाउंट बनाना होता है हमें बेसिकली। तो बाकी सन्ड्री अकाउंट 6000 रुपए आ ही रहा है आपका, आपको पता है इक्विटी शेयर कैपिटल के हिसाब से, शेयर फॉर फ्यूचर वाला। तो और 1200 रुपए आपका क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, ये वाला ऊपर वाला आप देख सकते हैं, कैपिटल रिजर्व में 2400, और बाकी जो बच जाता है बैलेंस वो 2400 रुपए, वो आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में, आप बैलेंस सीबी के नाम से शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 2400 रुपए। ठीक है या नहीं? मैं यहाँ लास्ट में कुछ ज्यादा ही मतलब फास्ट हो गया। ठीक, अगर किसी को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई है समझने में, ठीक है या नहीं, कि कौन सा पैसा कैसे आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेसिकली पेन और कॉपी नहीं है, ऑनलाइन क्लास है, तो मतलब इसमें तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। अच्छा, आप कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इसके अंदर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है आपको? इसमें आपने देखा है ये 2 लाख इक्विटी शेयर है, ठीक है, और 10 रुपीज के हिसाब से है, 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक, और जो एप्लीकेशन रिसीव हो गई है वो 5 लाख इक्विटी शेयर की हो गई है। अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज, अलॉटमेंट जो मेड किया गया वो नीचे इस तरीके से किया गया, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वर टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल, मतलब उसको जो एडजस्ट किया जाएगा वो बेसिकली अलॉटमेंट और सब्सिक्वेंट कॉल्स पर क्या किया जाएगा? एडजस्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर सबसे पहली जो कैटेगरी है वो ये है। अच्छा, ये कैटेगरी वाइज क्वेश्चन होता है, इसमें कैटेगरीज के हिसाब से आपको अलॉटमेंट करनी होती है, क्योंकि प्रोराटा आपको अच्छी तरीके से पता है कि कंपनी क्या काम करती है? अलॉटमेंट करने की कोशिश करती है। इशू ऑफ एप्लीकेशन जो है, ठीक है नहीं? अच्छा, आप लोगों ने ये बिजनेस लॉ तो पढ़ाई होगा सबने। बिजनेस लॉ में एक क्वेश्चन आता है, आप लोग मुझे बताइए जरा, कि कंपनी में जो हम शेयर के लिए अप्लाई करते हैं, तो एप्लीकेशन जो कंपनी सब लोगों से बोल रही है
कि भाई आप लोग हमारे शेयर के लिए अप्लाई कीजिए। तो क्या ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है इसको, कोई बताएगा मुझे, इसको क्या कहते हैं? टेंडर सुना है आप लोगों ने? टेंडर से अवेयर है आप सब? हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? टेंडर सुना है आप लोगों ने, मुझे बताइए जरा। टेंडर, मनी, सही। वशिष्ठ जी बोल लीजिए ना। सब फंड अच्छा, फंड हाँ हाँ बताइए, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर में बस ये देख रहा हूँ हर्षिता, मतलब कौन बोल रहा है वहां से, मुझे दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो अपनी सारी की सारी ना एसी सही करवानी है। तो वो क्या काम करते हैं एसी सही करवाने के लिए? अब अच्छा, ये एक बहुत अच्छा तरीका लोगों ने निकाल लिया है, इसको आप कह सकते हो कि मतलब जो ह्यूमन माइंड होता है वो, आपको पता ही है कि धीरे धीरे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता जा रहा है। ठीक, वो ये है कि अब बैंक को ना, मतलब किसी कंपनी को नहीं पता कि किसी काम को कितने में होता है, वो कितने में करेगा। तो उसके लिए वो क्या काम करते हैं कि टेंडर भरवाते हैं। टेंडर भरने में क्या होता है, मान लीजिए मेरी सारी एसी जो भी है उन सब की मुझे रिपेयरिंग करवानी है। अब मैंने क्या काम किया, एक टेंडर, मतलब टेंडर के लिए मतलब एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि जो भी लोग इंटरेस्टेड है, हमारे यहाँ 10 एसी हैं, उसको मतलब सही करवाना है हमें, या फिर हमें उसकी सर्विसिंग करवानी है, आप उसके लिए अप्लाई कीजिए। ठीक है या नहीं? तो जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं उसके लिए वो अप्लाई करते हैं। ठीक, अब कंपनी के पास जब एप्लीकेशन आता है तो वो सबको नहीं लेते। ऐसा हो सकता है मान लीजिए कि वो मतलब 10 एसी है, उसको सही करने के लिए कोई ये बोल रहा हूँ हम 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए लेंगे। ठीक है नहीं? तो अब यहाँ पर एक चीज देखी जाती है, तो आप लोग ये सोचने लगेंगे कि भाई जिस जो सबसे कम में बना रहा है उसका ही ले लो। लेकिन ऐसा नहीं होता, कंपनी यहाँ पर बेसिकली ये भी देखेगी कि उसको एक्सपीरियंस कैसा है, क्या आपने उससे पहले काम करवाया है, कि कहीं उन्होंने काम किया है, सारी चीजों को देखा जाता है। उसके बाद उनको टेंडर दिया जाता है, मतलब उनको अब टेंडर भी कैसा होता है, उनको हम बोल देंगे कि भाई हाँ आप इस काम को कीजिए, वो पूरा काम करेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद जाके कहीं हम पैसा देते हैं। सेम केस जो होता है ना वो इसमें होता है। मतलब कंपनी के अंदर कंपनी क्या काम करती है, पहले लोगों से कहती है कि आप हमारे शेयर के लिए अप्लाई कीजिए। मतलब वो एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं। आप अगर द इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ेंगे, एक अखबार आता है रेड रेड कलर का, उसको मतलब देखते भी नहीं है बच्चे अक्सर, लेकिन आप उसको अगर देखेंगे और अक्सर पढ़ेंगे तो उसमें कुछ आर्टिकल्स और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, उसमें बेसिकली आता है, मतलब प्राइस बाउंड एप्लीकेशन मनी इन सब के लिए आता पेपर है दोनों अक्सर। बैठी है ना भाई। ठीक है नहीं, मतलब अक्सर, मतलब मैंने देखा है, आप लोग भी उसको देखेंगे फोटो तो दे उस चीज को समझ जाएंगे कि बेसिकली आता भी होगा किसी न किसी घर पे। ज्यादातर मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर मतलब जो टीचर्स, ये प्रोफेसर्स होते हैं, ये इसको बेसिकली पढ़ते हैं। वो रेड कलर का अखबार होता है, वो पता है कि हमारे जो कस्टमर है वो मतलब लॉयल है, तो रेड वाले उसमें भी पेजेस में भी वो उसको पढ़ ही लेंगे। ठीक, तो वहां पर क्या है, बेसिकली एडवर्टाइजमेंट आता है। आप उस शेयर के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। वो प्राइस बता देंगे, कितना पैसा कैसे होगा, पूरी प्रोसेस बता देंगे। वो एक प्रोस्पेक्टस होता है, जो प्रोस्पेक्टस एक कंपनी इशू करती है। वो बेसिकली लोगों से टेंडर ही मांग रही थी, वो लोगों से बोल रही होती है भाई हमारे शेयर के लिए अप्लाई कीजिए। तो अक्सर आपने देखा होगा वर्ड यूज होते हुए भी कि ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है या नहीं? आपने एक केस सुना नहीं होगा शायद, पेटीएम के साथ अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया था। ठीक, तो ये भी जरूरी होता है कि अगर मतलब कंपनीज अकाउंट में ये बात है कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, तो क्या कंडीशन होगी। ओवर सब्सक्रिप्शन में तो फायदा है, बेसिकली ज्यादातर केस में ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन होता है कि उस केस में भी कंडीशंस आ जाती है कि एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए थी, तो आप अलॉटमेंट जारी करोगे या फिर दोबारा आपको ये पूरी की पूरी मतलब रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा, फिर से इशू करना पड़ेगा। यहाँ पर जो ये है, जो आपने कंपनी में अप्लाई किया है, फिर कंपनी देखती है कि हमें किसको देना है या नहीं देना है। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि वहां पर कंपनी देखने के बाद ये डिसाइड करती है कि हमें किसको देना है। कोई हो सकता है कि बदमाश हो, कोई हो सकता है कि कुछ इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, या कोई मतलब शेल कंपनी हो, जो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऑनलाइन है बस वो कंपनी। तो वो ये सारी चीजें चेक करने के बाद दी जाती है।
ठीक है, तब अगर कंडीशन आ जाए आगे की कोई नहीं देता तो फिर वो कंडीशन आती है पूरी फॉरफीचर वाली कि उसके शेयर को फॉरफीट कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है, क्योंकि वो आगे के पैसे नहीं दे पा रहा और हम इतना वेट भी नहीं कर सकते। ठीक है या नहीं? अच्छा, अब मैं जो ये क्वेश्चन आपको इलस्ट्रेशन 27 बता रहा था उसमें यहाँ पर यही किया जा रहा है, प्रो राटा बेसिस पे एप्लीकेशन मनी अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड आउटराइटली, मतलब 5 लाख में से 50,000 तो ऐसे ही रिजेक्ट कर दिए गए। उसके बाद एप्लीकेंट जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए मतलब अप्लाई किया था उनको फुल अलॉट कर दिए गए। तो एक क्राइटेरिया रिजेक्ट वाला हो गया, एक क्राइटेरिया हो गया 50,000 मतलब 50,000 शेयर जिनको फुल अलॉट किए गए। फिर एक क्राइटेरिया बताते हैं जिन्होंने 1,000 शेयर के मतलब 50,000 शेयर के वर अलॉट 1 लाख शेयर अलॉटेड और 50,000 शेयर उन मतलब प्रो राटा बेसिस पे जिन्होंने एप्लीकेंट जो 1,000 शेयर के थे उनको 50,000 शेयर प्रो राटा बेसिस पे क्या किया गया, अलॉट किया गया। और एप्लीकेंट फॉर द बैलेंस ऑफ शेयर्स वर अलॉटेड 1 लाख, और जो बैलेंस बच जाता है मतलब 5 और 1 लाख टोटल 2 लाख और वहां जो बैलेंस बच जाता है 1 लाख शेयर, ठीक है या नहीं, वो प्रो राटा बेसिस पे बांट दिया जाता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बेसिकली आता है वो बच्चे को परेशान करने के लिए थोड़ा सा वो यही आता है, आपको समझना चाहिए कि इन कैटेगरीज में दे देंगे और बेसिकली पहली वाली कैटेगरी में तो देने से रहे वो आपको, क्योंकि वो रिजेक्ट कर दिया तो सीधा बैंक में पैसा चला जाएगा 50,000 वाला, ठीक है नहीं। बाकी जो पैसा है 2, 3 और 4 वाला रिजेक्शन वाला पैसा सीधा बैंक अकाउंट में जाएगा, वो तो आपको पैसा वापस करना ही है और उसकी भी प्रोसेस है, उसकी लिमिटेशन होती है कि कितने दिन में आपको पैसा वो वापस कर देना है, अगर नहीं हुआ कैसे तो उसका फिर ये जुर्माना होगा। आप कंपनी अकाउंट में कंपनी कहाँ लॉ पे सॉरी सबसे इसको पूछ रही सर पढ़ेंगे तो बता समझ में देंगे। आ जाएगा आपको, ठीक है। और बाकी जो 3 कैटेगरी रहेगी आपको जो वो क्वेश्चन देंगे वो इन 3 कैटेगरी से ही देंगे। अब एप्लीकेशन टू अलॉट वाला जो सिस्टम निकालना होता है और जो मनी का जो मतलब डिफरेंसेस आते हैं वो यही आते हैं कि अगर आप 50,000 शेयर वाले में अगर निकाल रहे हैं आप, जो सेकंड पॉइंट है, तो उसमें एप्लीकेशन भी उतना ही जाएगा, मतलब 50,000 शेयर अगर आपने अलॉट किए हैं मतलब अप्लाई किया है उन्होंने उतना ही कर दिया, तो इसकी कंडीशन पूरी उसी तरीके से बनेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये जैसे इसमें बोला गया है, देखिए जरा, द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल वाज डूली रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द शेयर होल्डर, सारे पैसे सबसे रिसीव हो गए एक्सेप्ट अनु, एक अनु है हु अप्लाइड फॉर 8,000 शेयर, उन्होंने जिन्होंने 8,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, ठीक है नहीं। इन कैटेगरी 3 देखो बता दिया, कैटेगरी थ्री क्या है, जिसने 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया और हमने उनको कितना दिया, 50,000 शेयर दिया। इसका मतलब ये है उन्होंने 8,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, हमने उनको अलॉट कितना किया, 4,000 शेयर बस, ठीक है नहीं। तो एप्लीकेशन जो आई वो 8 की, अलाउ मतलब जो हमने अलॉट किया वो 4, ठीक। ये समझ में आ गया आपको। अब इसकी एडजस्टमेंट होगी, जो पैसा नहीं दिया आगे की फाइनल कॉल नहीं दी उसकी सारी एडजस्टमेंट होगी। जो तीसरा क्वेश्चन है जिसमें भावना जी के बारे में बात हो रही है, ये कहती है कि भावना हु वाज अलॉटेड 2,000 शेयर, जिनको 2,000 शेयर अलॉट किए गए। अब यहाँ पर बच्चे एक और चीज बहुत ये माइनर सा डिफरेंस है और बच्चे इसको अक्सर गलत कर देते हैं। वो कैसे होता है, वो ये होता है, पहली जो कंडीशन आई है देखो उन्होंने बेसिकली बोल्ड कर दिया, क्वेश्चन में बोल्ड होता है, ऐसा हो सकता है कि वहां पर बोल्ड ना हो क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन में देखो बोल्ड कर दिया कि अप्लाइड फॉर 8,000 शेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया था अप्लाइड डिवाइडेड बाय में अलॉटेड, वो टोटल ओवरऑल होता है, मतलब कैटेगरी के हिसाब से इसको निकालोगे, पहले ओवरऑल वाला निकालोगे। जैसे ये बोल रहे थे कि वो कैटेगरी 3 में आती है, तो कैटेगरी 3 में आप कैसे निकालोगे, ओवरऑल वाला 1 लाख शेयर डिवाइडेड बाय में 50,000 शेयर इक्वल्स टू 8,000 शेयर डिवाइडेड बाय में क्वेश्चन मार्क या एक्स लिख सकते हो आप वहां पर, इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है बेसिकली, ठीक। तो और बाकी जो भावना वाला केस है उसमें ये कह रहे हैं अलॉटेड, हमने उनको अलॉट 2,000 किया है, ठीक है। और वो किस कैटेगरी में आ रही है, फोर्थ में, किस कैटेगरी में आ रही है, फोर्थ। तो जो बैलेंस बच गया था 2 लाख, मतलब इसमें 50 तो मतलब ये 1.5 लाख और बचता है 50,000 और ये 1 लाख शेयर वाला, तो बैलेंस जो बच गया था उसको ऊपर नीचे लिखेंगे, मतलब अप्लाई टू अलॉट, और ये इनको जो अलॉट किया गया वो अलॉट वाले के सामने में लिखना है, ठीक है नहीं, कि कितना अलॉट किया। जैसे अलॉटेड 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर अलॉट किया गया, तो उन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया था, ये बेसिकली यहाँ पर ये आएगा, ये वाला पैसा आएगा भावना के केस में, हो गया, थैंक यू। ठीक है नहीं। और दोनों के बारे में कह रहा है कि द शेयर्स अलॉटेड टू अननोन फाइनल और फॉरफीटेड और नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल को, और दोनों ने ही पेमेंट नहीं किया। अक्सर क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकता है कि इसने ये मनी नहीं दिया, उसने वो मनी नहीं दिया, तो दोनों के सर अलग वो अलग तरीके से ट्रेनिंग वगैरह का करोगे आप पैसा, बेसिकली इतना डिफिकल्ट आता नहीं। कैलेंडर भी लाएंगे अपने।
नहीं वो अभी तो ट्रेनिंग के these shares were लिए एक वो issue एक्सपायर डेट का मतलब कोई उसको सिलेंडर इशू दे के कर आता दिया होगा जो ना। अच्छा उन्होंने 2 पैसा नया नहीं जो अभी दिया जिसका बिल दिया एक्सेप्ट आपने 1000 ये शेयर्स सिलेंडर दे दिया आपको लगा हैंड दिया ओवर कर लगा दिया दस हजार दिया ना? शेयर्स जो ये उसने आपकी बाहर प्रॉपर्टी रखे बस वो ठीक। एक वाले ट्रेनिंग के नहीं लिए अलग से दिए लेके आना बाकी पड़ेगा। का पैसा 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से क्या कर दिया गया नहीं हेलो इसमें करेंगे गैस निकल गई बाकी तो आप फिर शेयर एप्लीकेशन में तीन से हाँ चार वो देखोगे दिन का 9 चार्जेस लाख लग 4 जाएंगे। लाख ये ठीक। सारी की सारी प्रोसेस वही है ठीक है हाँ सर। क्या बोल रहे थे बुक क्या गैस निकल बिल्डिंग जाएगी? का टॉपिक क्या गैस निकल जाएगी? क्या कहते हैं गैस निकल जाएगी इसमें करेंगे तो? बुक बिल्डिंग जानते हैं आप सब क्या होता है ट्रेनिंग के लिए बोला ट्रेनिंग लेंगे मुझको। नो सर। बुक बिल्डिंग नहीं जानते क्या होता है बुक बिल्डिंग बेसिकली आप जब फर्स्ट टाइम मतलब अपने शेयर को इशू कर रहे होते हैं ठीक है या नहीं और या फिर आपको आगे एफपीओ एक होता है आईपीओ एक होता है एफपीओ आईपीओ होता है बेसिकली इनिशियल पब्लिक ऑफर एफपीओ होता है बेसिकली फॉलो ऑन या फॉलो अप पब्लिक ऑफर ठीक है या नहीं इसके अंदर जब आप शेयर को इशू करते हैं ठीक दोबारा से और आप बेसिकली इसका अगर मतलब समझ लें एक बार मैं 2 बार बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं मैंने बोला बेसिकली बुक BOOO के बुक और बिल्डिंग बिल्डिंग मतलब आपको पता है बिल्ड करने से है ये बात तो बुक एक कंपनी की बुक कहाँ है आपको अच्छी तरीके से पता है एक कंपनी की बुक होती है बुक्स ऑफ अकाउंट और बुक्स ऑफ अकाउंट को बिल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है शेयर्स को इशू करना और अपनी शेयर्स की वैल्यू को इंक्रीज मतलब ज्यादा दामों में बेच सकते हो इसको आप इंक्रीज अप करके ठीक है नहीं या फर्स्ट टाइम भी बेच रहे हो आप तो अपनी बेसिकली जो आपकी बुक है उसको बिल्ड करना शेयर इशू करके और पैसा लाना दिस इज कॉल्ड बुक बिल्डिंग बेसिकली मतलब ये मैंने थोरो लैंग्वेज में आपको बताया इसमें जो कहा जाता है वो यही है आप देखेंगे जरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को जानते होंगे आप ठीक तो अच्छा दोनों में से पुराना कौन है सबसे जो पुराना है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब कुछ कुछ लोग मिसकंसेप्शन में रहते हैं बच्चे बाकी आप तो बहुत अच्छे हैं आपको नॉलेज है अच्छी चीजों की क्वेश्चन भी आप बहुत ज्यादा कम पूछ रहे हैं मेरे से तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है उसके बाद एनएससी जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो आया 1992 में बीएससी सेंसेक्स को मेंटेन करता है जो कि सेंस प्लस इंडेक्स से बना है इसमें 30 कंपनीज ऐसी होती हैं जो मोस्ट ग्रोसिंग कंपनीज होती हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं उसको वो बनाकर एक इंडाइसिस मेंटेन करते हैं दैट इज कॉल्ड इंडेक्स दैट इज इट इज कॉल्ड सेंसेक्स ठीक है या नहीं तो मेरी मुझे लगता है 54,000 ये पता नहीं कितना चल रहा है एग्जैक्टली मैंने आजकल नहीं देखा एंड द अदर वन इज एनएससी दैट इज कॉल्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ठीक है नहीं एनएससी जिसको 1992 में ओपन किया गया और इसको इसलिए भी ओपन किया था कि मोस्ट ऑफ द चीजें ठीक है क्योंकि उससे पहले ही जरा हम पे कंप्यूटर आया था कि वो ऑनलाइन कर सके डिमेट्रियलाइजेशन ये सब किया गया था तो एनएससी मेंटेन करता है निफ्टी 50 को और भी बहुत सारे इंडाइसेस को वो मेंटेन करता है दैट इज कॉल्ड निफ्टी 50 उसी से बनाया मतलब 50 मोस्ट ग्रोसिंग कंपनीज को की एक लिस्ट को वो मेंटेन करता है दैट इज कॉल्ड एनएससी तो बीएससी क्या कह रहा है अच्छा ये जो वर्ड है वो बीएससी के वर्ड हैं जो कोटेड वर्ड होता है ना बेसिकली उसको एज पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उसके हिसाब से ये कहता है बुक बिल्डिंग इज एसेंशियली अ प्रोसेस यूज्ड बाय कंपनीज रेजिंग कैपिटल थ्रू पब्लिक ऑफरिंग मतलब पब्लिक को ऑफर करते हैं वो क्या या तो इनिशियल पब्लिक ऑफर हो रहा हो फर्स्ट टाइम आप पैसे को इशू कर रहे हैं मतलब सॉरी शेयर को इशू कर रहे हैं या दूसरा हो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स मतलब आगे दोबारा से आप पब्लिक के लिए इशू कर रहे हो शेयर्स ठीक है नहीं इससे आप क्या काम करते हो एड मतलब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में और भी शेयर होल्डर को ऐड या फिर प्राइस को ऐड करने की कोशिश करते हो इसी को बोला जाता है बुक बिल्डिंग जैसा कि मैंने अभी थोरो लैंग्वेज में आपको बताया गया कि बुक बिल्डिंग क्या होता है ठीक है
तो इसी की पूरी प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा था ना अभी कुछ देर पहले के अखबार आप अगर द इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया का ले लेंगे तो उसमें बेसिकली ये सारा लिखा जाता है कि जो सारे के सारे प्रोसेस है इसमें क्या रहा है आईपीओ पीओ अलॉटमेंट लीड आरएचपी देन सिंडिकेट में कौन होने चाहिए उसके ये सब एक आता है बिड्स प्राइस बैंड होता है ये सब सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट होती है बुक बिल्डिंग में ठीक है ये प्रोसेस भी मतलब अक्सर मुझे ऐसे लगता तो नहीं ये वाला आप देख लेना जरा जो बुक बिल्डिंग का प्रोसेस है ना अपॉइंटमेंट ऑफ लीड बुक रनर ठीक है नहीं लीड बुक रनर को अपॉइंट करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ठीक है नहीं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है कोई बताएगा पढ़ा है किसी ने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको यस वो समझा लेना उसके बाद बात करते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें आपकी मतलब ओवर मतलब डिटेल में चीजें नहीं लिखी होती बस ऊपर ऊपर से लिखी होती हैं कि ये शेयर है इतना अलॉटमेंट हम ये करने वाले हैं ये आप सेबी को सबमिट करते हो इसलिए कि हम ये इतने इतने प्राइस का शेयर ये सब करने वाले हैं तो क्या अगर शेयर कैपिटल मार्केट में आप कोई भी डिसीजन या कोई भी काम कर रहे हो तो सबसे पहले आपको सेबी को बताना पड़ेगा क्योंकि सेबी इज अ रेगुलेटर ऑफ शेयर मार्केट समझ में आई बात नहीं इसी वजह से उनकी वो सेबी को सारी डिटेल आपको देनी पड़ती है कौन मेंबर रहेगा कौन बैंक रहेगा कहाँ पैसा आएगा कहाँ जाएगा पूरी प्रोसेस को वो देखते हैं और वो इसी वजह से इस प्रोसेस को देखते हैं कि कोई भी जो भी एक इंडिविजुअल भी है अगर उसने 1 रुपया भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है ना तो उसके साथ कुछ गलत ना हो इस चीज को सेबी मेंटेन करता है ठीक है नहीं वो उसके मेंबर्स होते हैं सब लोग होते हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया जाता है पूरी प्रोसेस है वो समझ में आई बात आपको ठीक है नहीं तो ये होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जिसमें चीजें डिटेल में नहीं लिखी रहती तो मतलब नॉर्मली लिखी रहती है सेबी के पास आपको बेसिकली देना पड़ता है फिर उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट ऑफ सिंडिकेट मेंबर मतलब जो उसके मेंबर होंगे मतलब कौन कौन इस प्रोसेस को देखेंगे वो होता है अच्छा ये मेंबर क्यों होते हैं अगर आप देखो सुनोगे तो आपको बहुत ज्यादा हंसी आएगी ये मेंबर बनाए जाते हैं और इस वजह से मेंबर ये बनाए जाते हैं आपने एक अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज पढ़ी होगी 12th क्लास में तो इनको मेंबर बनाया जाता है इनको अथॉरिटी दी जाती है कि भाई आप मेंबर हैं अब मान लीजिए कि किसी के शेयर आपने मतलब शेयर पे एप्लीकेशन में पैसा ले लिया और उसको वापस पैसा नहीं किया तो अगर 30 दिन के अंदर 60 दिन के अंदर एक प्रोसेस है अगर आपने पैसा नहीं अदा किया तो आपको इंटरेस्ट के साथ में वो पैसा वापस करना पड़ेगा और ये जो लोग मेंबर होते हैं ना वो लाइबल होते हैं इस चीज के लिए ठीक है नहीं इसी वजह से हर किसी चीज का जिम्मेदार ठहराना बनाना ये जरूरी होता है ठीक है तो उसके बाद सर्कुलेशन ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सब आप सिंडिकेट मेंबर को दोगे सॉरी देन डिटरमिनेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटीज एंड प्राइस बैंड मतलब सिक्योरिटीज शेयर्स जो रहेंगे आपके बेसिकली कितनी क्वांटिटी के रहेंगे उसका प्राइस बैंड क्या रहेगा अच्छा प्राइस बैंड क्या होता है भाई बताइए ये रहा प्राइस बैंड बीट्स होता है फिर प्राइस बैंड होता है बीट्स तो आप जानते ही होंगे मतलब बोली लगाना दैट इज कॉल्ड बीट ठीक है प्राइस बैंड क्या होता है प्राइस बैंड कहलाता है विद इन द प्राइस मतलब एक प्राइस का बैंड रखा हुआ उन्होंने से इतने के बीच में उसके बीच में जो आप शेयर्स को क्या करते हो अप्लाई करते हो वो प्राइस बैंड कहलाता है आप देखेंगे मतलब वो मतलब उसकी कटिंग में मेरे पास नहीं है बता रहे कहाँ है ठीक है तो अगर आप देखेंगे ना प्राइस तो वो लिखते हैं कि 1200 से लेकर 1250 तक या 1249 तक का एक शेयर रहेगा आप बेसिकली 1000 शेयर ही मिनिमम खरीद सकते हैं तो इस हिसाब से 1000 इंटू में 1250 इतना हो जाता है आपका मतलब मिनिमम जो एक शेयर होल्डर था वो इतनी ही अप्लाई करेगा इसी वजह से तो बड़ी कंपनियों में जब आप अप्लाई नहीं कर सकते थे फिर बाकी चीजें आई म्यूचुअल फंड ये सब आया वो सब इन्वेस्ट करते हैं फिर उस तरीके से एमएफ ये सब जो आया ठीक है नहीं तो ये बेसिकली यहाँ जो आपको बताया गया है वो पूरी जो है ना प्रोसेस है कहाँ चला गया ये रहा ठीक है कहता है बिडिंग एंड रिवीजन ऑफ बिड फिर इसको रिवाइज किया जाता है क्या हो सकता है डिटरमिनेशन ऑफ इशू ये कंपनी कर रही है फिर हम इशू प्राइस मतलब कितने में इशू करने वाले हैं शेयर्स फिर फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट अलॉटमेंट की फाइनलाइजेशन की जाती है मतलब आपको ये बात तो पता ही होगी कि कंपनी बनाते हैं तो वो पूरी रूल एंड रेगुलेशन पे बनती है हर बात ठीक है या नहीं जो भी कंपनी जो है हर बात जो भी कंपनी बेसिकली उसको डिसाइड करना होता है वो पहले ही लिखा होता है
ठीक है या नहीं? हम पहले ही सेबी को बता देते हैं या कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट्स में या फिर जो हम बेसिकली प्रोस्पेक्टस को इश्यू कर रहे होते हैं उसमें हम लिख देते हैं इस बात के लिए कि किसका प्राइस क्या रहेगा, क्या बैंड रहेगा, किसको कैसे अलॉटमेंट होगी, क्या प्रोसेस रहेगी। ये सारी चीजें जानना, प्रोस्पेक्टस को पढ़ना, जो शेयर को अप्लाई कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है। अगर कोई बात वो नहीं पढ़ता तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होने वाला है, कोई और नहीं होगा उसके लिए जिम्मेदार। ठीक है नहीं? तो ये सारी बातें सब लिखी जाती है। कह रहे हैं ना फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, फाइनलाइजेशन किया जाएगा तो मतलब किसको किस हिसाब से क्या रिजेक्शन होगी, क्या दिया जाएगा। प्रोस्पेक्टस की सारी चीजों को मतलब फिल करना, फिर एक बेसिकली फुल फ्लेज एक प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है जिसको बेसिकली हमें पब्लिक को देना है। ऊपर वाला जो था वो तो नॉर्मल ऐसे ही उसमें नॉर्मल बातें लिखकर नॉर्मली उसको मतलब ओवरऑल कह सकते हो आप बना के दे देते हैं हम सेबी को। ठीक है नहीं कि ये रहने वाला है। फिर उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड डिफरेंट की प्रोसेस और लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ये बेसिकली कहलाता है हमारा क्या, बुक बिल्डिंग। ठीक है, इसके कुछ मतलब एडवांटेजेस हैं, कुछ इसके लिमिटेशंस हैं। हाँ सर। ठीक है, सेबी के रेगुलेशन बताया गया, मार्जिन ठीक है बिल्डिंग सर। प्रोसेस क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, मतलब सेबी के मतलब बेसिकली जो रूल है वो आपसे नहीं पूछता। ठीक है सर। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा और शेयर एप्लीकेशन वाला भी जो क्वेश्चन हमने किया था वो भी आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा आप लोगों को। और अब किसी को कोई क्वेश्चन है, ठीक है नहीं, तो वो मुझसे आप पूछ सकते हो। अगर किसी को कोई क्वेश्चन तो वो पूछ लीजिए मेरे से। बैटरी भी इसकी लो हो रही है तो शायद अब कभी भी रिजेक्ट